में ओपन होता है और तब वेबसाइट जाके आपके वेब ब्राउजर पर अपलोड होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू क्लिक ऑन अ लिंक एंड आउटसाइड वेबसाइट ऑन अ वेब पेज, then the link website will get opened, and internally information about your IP address, location, or your web browser, machine type, etc. will also be provided to the link website। यानी कि ये सारी चीजें, आपका IP एड्रेस, आपका लोकेशन, आपका वेब ब्राउजर, आपकी मशीन टाइप, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करा दी जाती है? वेबसाइट को प्रोवाइड करा दी जाती है, और तब जाके वेबसाइट आपके ब्राउजर पर ओपन होती हैं जब आप किसी लिंक को क्लिक करते हैं। ये बात आ गई समझ में सबको? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? HTTP रेफर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? HTTP रेफर बोलते हैं। बात आ गई समझ में? यस सर। ओके, नाउ सुपर कुकीज। अब आ जाती है बात सुपर कुकीज की। सुपर कुकीज भी कुकीज की तरह होती हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट पर सर्च करते हैं, उनका एक लिंक ये अपने पास स्टोर कर लेती है। ठीक है? सुपर कुकीज आर ऑल्सो कुकीज, बट दीज आर परसिस्टेंट कुकीज। दे कैम बैक इवन आफ्टर यू डिलीट देम। इसमें कुछ क्या होती हैं, ये इसमें कुछ सुपर कुकीज होती हैं जिनमें कुकीज को आप अगर डिलीट कर देते हैं तो ये कुकीज आपकी वापस आ जाती हैं। कुकीज को आप जरूर डिलीट करते रहें, क्योंकि कुकीज और ये जो होती हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को ये स्टोर कर लेती हैं। आपने जो भी ब्राउजिंग आपकी हिस्ट्री है उसको ये सेव करके रखती हैं, उन पेजेस को वो स्टोर करके रखती हैं, और आपको वेब ब्राउजर की सेटिंग में जाके आपको उन कुकीज को डिलीट कर देना चाहिए। ये सेफ्टी के लिए पर्पज से होता है। तो जो सुपर कुकीज होती हैं ये डिलीट करने के बाद भी आपकी वापस जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेती हैं। सुपर कुकीज लाइक एवर कुकी store data from multiple places, for example in flash pair cookies, silverlight storage, your browsing history and HTML5 location storage। मतलब इन जगहों पर जो भी आप इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे वो सारी की सारी सुपर कुकीज में अपलोड हो जाएंगी। सुपर कुकीज का मतलब अगर आप डिलीट भी करेंगे तो ये सुपर कुकीज में बनी रहेंगी। When your website notices that you have deleted part of the super cookie, the information is repopulated from the other location. For example, you might clear your web browser cookie and web browser cookie and not your flash pair cookies. So the website will copy the value to the flash pair of your browser cookies। तो क्या होगा कि फ्लैश प्लेयर की कुकीज आपने नहीं डिलीट की हैं, आपने ब्राउजर की कुकीज डिलीट की हैं। तो क्या होगा, वो ब्राउजर जो है फिर से वापस फ्लैश प्लेयर की कुकीज को अपने यहां स्टोर कर लेगा। ये बात समझ में आ गई? आपने ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वहां से कुकीज आपने डिलीट कर दी, ठीक है? फ्लैश प्लेयर में भी वही मेमोरी पड़ी हुई है जो आपने सर्च किया है। तो वो क्या करता है, सुपर कुकी क्या करता है, वो जो फ्लैश प्लेयर की जो मेमोरी वहां पर स्टोर्ड है, जो आपने सर्च किया हुआ है या कोई वीडियो आपने ओपन किया है, उसकी वो एक कॉपी अपने पास ब्राउजर में फिर से स्टोर कर लेगा। ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर कुकी। ठीक है? राइट? क्लियर? Isn't it or not? All of you, please listen. Please reply me. Yes, sir. Yes, sir. सुपर कुकीज को डिलीट किया है कभी ब्राउजर से? कभी डिलीट किया है किसी ने ब्राउजर से? नो सर। देखो यहां मैं आपको, हाँ हाँ, ब्राउजर परमिशन भी मांगता है और इसके साथ साथ वो कुकीज अपलोड भी हो जाती हैं। आप जितनी भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो सब कुकीज के थ्रू ही अपलोड होती है। कुकीज में ब्राउजिंग हिस्ट्री तो रखता ही है, साथ में जो कुकीज होती हैं वो जो पेज आपने ओपन किए हुए हैं उन पेज का कॉपी एक स्टोर कर लेता है, पूरा का पूरा पेज। ठीक है? तो उसको डिलीट करना जरूरी होता है, और वो जब डिलीट होती है तब जाके आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री पूरा जो है वो क्लियर होता है। ठीक है? अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो सेटिंग है
यहां पर देखिए ये आ गए हम लोग हिस्ट्री में, ठीक है। अब हिस्ट्री में जब आएंगे तो यहां पर हमको हिस्ट्री में मिलेगा मैनेज हिस्ट्री। एक मिनट मैं आपको स्टोर कर देता हूं इसमें आपका हिस्ट्री। इसमें यहां पर आपको, एक मिनट में देख लेता हूं। इसमें तो पूरा इसमें आपकी कुकीज कहाँ मिलेंगी? हिस्ट्री में तो नहीं दिख रहा है, इसकी हिस्ट्री में, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपका, आप वहां से कुकीज को डिलीट कर सकते हैं। मैनेज फेवरेट्स, इसमें कुकीज का ऑप्शन आ नहीं रहा है, मैंने देखा है। अगर आप ब्राउजर पे, एक मिनट में क्रोम पे देख लेता हूँ। अब इसके बाद आते हैं हम प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग। प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होती है? प्राइवेट ब्राउजिंग में, एक मिनट, वेट अ मिनट। ये देखिएगा, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, आप लोग देखिएगा कि जो हमारा डेटा है वो कैसे हम लोग डिलीट करते हैं। ये देखिए आपको स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है, तो यहाँ पर आप देखिए ये कुकीज एंड अदर साइट डेटा आ रहा है। अगर आप क्रोम की हिस्ट्री में आप जाएंगे तो क्रोम की हिस्ट्री में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ये देखिए आप यहाँ से देख रहे हैं, क्रोम की सेटिंग में जाइएगा और क्रोम की सेटिंग में जाके आपको यहाँ पर ये देखिए लिखा है कुकीज एंड अदर थर्ड पार्टी कुकीज एंड ब्लॉक द इनकॉग्निटो मोड। ठीक है, इनकॉग्निटो मोड के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। ये देखिए ये पूरी ऑप्शंस यहाँ पर दिख रही हैं आपको। ठीक है, आप ब्लॉक कर सकते हैं थर्ड पार्टीज को कि आपका डेटा एक्सट्रैक्ट ना करे। सी ऑल कुकीज ऑन साइट डेटा, आपने जितनी भी कुकीज आपकी बनी हुई हैं, ये देखिए कुकीज सारी बनी हुई हैं, ये देखिए ये सारी कुकीज हैं, और इनको हमें क्या करना है, सब डिलीट कर देना है। ये सारी कुकीज देखिए बना के रखी हैं इसने। ठीक, तो इसको हम एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं और रिमूव ऑल भी कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, क्लियर ऑल कर देंगे सारा, तो हमारी कुकीज जो है सारी यहां से डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास पूरा कुकीज के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक, ये है कुकीज एंड अदर साइट डेटा। तो आपको जाना कहाँ है, ये आपको ब्राउजर की सेटिंग में जाना है। ठीक है, ब्राउजर की सेटिंग में जाके आपको क्या करना है, जैसे मैंने क्रोम की सेटिंग में गया, क्रोम की सेटिंग में जाने के लिए आपको क्या करना है, बैक जाना है, ब्राउजर खोलना है अपना। ब्राउजर खोलने के बाद ये तीन डॉट्स जो आ रहे हैं, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एरर आ गया है, एक मिनट। इसमें यहाँ पर आपको हिस्ट्री में जाना है, सेटिंग में जाना है। इसकी सेटिंग में जब जाएंगे आप तो आपको यहाँ पर ये आपको कुकीज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ये रहा, ये रहा। और यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डेटा, कैच वगैरह भी आप क्लियर कर सकते हैं, और कुकीज एंड साइट डेटा, इसको भी आप यहाँ से जब ओपन करेंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से थर्ड पार्टी कुकीज, ब्लॉक ऑल कुकीज, सारी कुकीज को आप डिलीट कर सकते हैं, और आप यहाँ से
जो भी आपने ट्रैक किया होगा, जो भी आपने लिख इसमें होगा, वो सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप कुकीज को हटा सकते हैं। अब आ जाता है प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग। Anonymous browsing allows user to view website without revealing any personal information of the user like IP address, machine type, location. Anonymous browsing होता है जहां पर वेबसाइट किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रैक नहीं करती। And anonymous browsers lets user access websites anonymously. It can be used as a tool for governments, journalists, and everyday security conscious surfers. जो लोग, जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इनका यूज करते हैं, जर्नलिस्ट यूज करते हैं, और जो एवरीडे सिक्योरिटी कॉन्शियस सर्फर्स होते हैं, जो बहुत ही सेफ्टी के साथ करते हैं, वो ये एनोनिमस ब्राउजिंग करते हैं। एनोनिमस ब्राउजिंग जो है वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को ट्रैक नहीं करता। अब दूसरे टाइप की ब्राउजिंग है जिसको बोलते हैं प्राइवेट ब्राउजिंग। प्राइवेट ब्राउजिंग में क्या है? There are other ways to use internet without revealing your history, search history and sharing your data. इसके अलावा एक प्राइवेट ब्राउजिंग भी है जो कि आपकी हिस्ट्री और आपके डेटा को एक्सेस नहीं करता, या उसको कहीं से भी आप ट्रैक नहीं कर सकते। जिसमें पहली है इकॉग्निटो ब्राउजिंग। इसमें भी दिखाया मैंने कि इकॉग्निटो ब्राउजिंग भी यहां पर दी हुई है। वेट अ मिनट, अभी हमने यहां पर चेक किया था कुकीज एंड साइट डेटा, और यहाँ पर हमें मिला था, यहाँ पे इकॉग्निटो का ऑप्शन मिला था। कहाँ गया? थर्ड पार्टी। यहाँ से अभी में इकॉग्निटो ऑपरेशन मिला था। एक मिनट, ये एक मिनट, शिट। यहाँ पर हो सकता है सिक्योरिटी में। यहाँ पर इकॉग्निटो का आया था, मैं बता दूंगा अभी। इकॉग्निटो क्या होता है? ओपन्स एज ए वर्जन ऑफ अ ब्राउजर दैट विल नॉट ट्रैक योर एक्टिविटी। इकॉग्निटो ब्राउजिंग क्या करता है? ओपन्स अ वर्जन, उसका एक वर्जन ओपन करेगा, मतलब कि वही एक ब्राउजर एक दूसरा ब्राउजर और ओपन करेगा, उसी का कॉपी, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक नहीं करेगा। इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर वेयर यू आर एंटरिंग सेंसिटिव डेटा लाइक बैंक डिटेल्स इनटू द ब्राउजर, एंड इट कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ योर इंफॉर्मेशन बीइंग सर्व्ड ऑन द कंप्यूटर। इसमें क्या करते हैं कि ऐसे लोग जो बैंक में कोई भी, अगर जैसे बैंकिंग आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपको फिर इनकॉग्निटो ब्राउजर पर जाकर ही आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए, जिससे वो इंफॉर्मेशन को ट्रैक ना करें। ठीक है। इसके बाद you can also use private browsers and search engines like DuckDuckGo। ये DuckDuckGo जो है, ये एक प्राइवेट सर्च इंजन है जिसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन को ये ट्रैक नहीं करेगा। आप जो भी इंफॉर्मेशन इसमें सर्च करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? ये हटा देगा वहां से, उसको स्टोर नहीं करेगा। इसके बाद प्रॉक्सी वर्क्स बाय एन एक्टिंग एंड ए मिडलमैन बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द वेबसाइट यू वांट टू एक्सेस। आप क्या करते हैं? प्रॉक्सी क्या करता है? ये एक मिडिलमैन की तरह काम करती है, मतलब जो आप वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं और जिस कंप्यूटर पर एक्सेस करना चाहते हैं, ये दोनों के बीच में मिडिलमैन का काम करती है। ठीक है। नाउ द ट्रैकिंग वेबसाइट विल यू गेट द आईपी एड्रेस एंड इंफॉर्मेशन दैट यू बिलोंग्स टू द प्रॉक्सी वेबसाइट। अब क्या करता है कि जो आईपी एड्रेस है, वो आप जो वेबसाइट आपने डाली हुई है सर्च करने के लिए, उसको ये ट्रैक कर लेता है। ठीक है, और प्रॉक्सी साइट पर ले आता है। So you are effectively getting some content from other source without it getting to know your browsing details। अगर आपका आईपी एड्रेस, सपोज जैसे यहां पर क्या है, यहां पर आप अगर फेसबुक चलाएंगे, केसी ना, हम लोग यहाँ पर वाईफाई लगा हुआ है यहाँ पर स्कूल में, और वाईफाई लगा हुआ है क्लास 11C में। तो यहाँ पर जब भी कोई टीचर, जैसे हम लोग यूट्यूब खोलना चाहेंगे तो यूट्यूब यहाँ ओपन नहीं होगा। ठीक है, फेसबुक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा आईपी है, आईपी एड्रेस है, उस पर ब्लॉक किया गया है सारी चीजों को। तो जब ब्लॉक कर देंगे, इंटरनेट पर चल रहा है, आप अगर अपना डेटा चलाकर आप फेसबुक चलाएंगे या यूट्यूब चलाएंगे, चलेगा।
लेकिन अगर आपने स्कूल के थ्रू, आप अगर स्कूल के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करेगा, वो प्रॉक्सी लगी हुई है वहां पर, तो प्रॉक्सी की वजह से वो क्या करेगा, उस डेटा को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये काम होता है प्रॉक्सी का। तो प्रॉक्सी में अगर आपकी प्रॉक्सी लगा दी गई है, ठीक है, तो प्रॉक्सी का मतलब कि आपका जो आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस अगर उन्होंने ओपन कर दिया है, ठीक है, तो आप एक्सेस कर सकते हैं कोई भी कंटेंट। लेकिन अगर आपका आईपी एड्रेस जो है वो वहां पर रिस्ट्रिक्टेड है, तो फिर क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट करने से क्या होगा, जो हमारा जो नेटवर्क होता है उसमें दिखा देते हैं कि इतनी डिवाइसेस जुड़ी हैं, तो वो फटाक से उतनी डिवाइसेस को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो जैसे ही वेबसाइट, जैसे ही वो आईपी एड्रेस सारे ब्लॉक होते हैं, फिर आप उनकी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप उनके अंदर आ जाते हैं और वो वही आप फॉलो करते हैं। मतलब उन्होंने बोला है कि आप फेसबुक एक्सेस नहीं कर सकते, 3 बजे के बाद ही एक्सेस कर सकते हैं, तो 3 बजे के बाद उसमें रेस्ट्रिक्शन पड़ा हुआ है कि 3 बजे के बाद ही फेसबुक आपके अकाउंट पर चलेगा। लेकिन किस किस नेटवर्क में, जो उनका आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं, उनका वाईफाई अगर यूज कर रहे हैं, तो यहां पर ये प्रॉक्सी लगी हुई, तो प्रॉक्सी का भी काम होता है। तो प्रॉक्सी जो है, फिर उसकी वजह से आप कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाते। और वो प्रॉक्सी क्या करती है, आप जो वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं और जिस कंप्यूटर पर कर रहे हैं, वो उसके बीच में एक मीडियम का काम करती है। और वो मीडियम क्या होता है, वो उसी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और उसी को ओपन कर देते हैं। तो जब ओपन कर देंगे तो आपका ब्राउजिंग डेटा जो है, आपने क्या एक्सेस किया उसको चेक नहीं कर सकता। अगर हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और हमने कोई चीज एक्सेस की, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और VPN is a method used for add security and privacy to private and public networks like Wi-Fi hotspot and the internet. VPNs are the most often used by corporations to protect sensitive data. Virtual private networks were originally meant for business employees working offline, offsite, or gain access to the shared devices or networks. Nowadays, it can set up a VPN at your home to protect yourself from hackers trying to access your sensitive information. आजकल ये ट्रेंड बढ़ गया है, जब से हमारा लॉकडाउन हुआ है, तब से बहुत से लोगों ने घर में वाईफाई लगा लिए, जिनके यहाँ डेटा ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, या बहुत सारे बच्चे हैं जो उनके यहाँ 3 या 4 या 5 फैमिली मेंबर्स हों, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे शहरों में तो मैंने देखा कि बहुत सारे घरों में उन्होंने क्या किया, एक जो है वाईफाई लगवा लिया है, ठीक है। और वाईफाई से क्या है, वो सभी लोगों से एक जो है वाईफाई डिवाइस लगवा ली है, और वाईफाई डिवाइस से क्या है, सारे लोग जो भी घर में हैं, वो सब बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कुछ जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है वो भी एक्सेस कर पा रहा है। तो इससे क्या होता है, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, उससे भी क्या होता है, आप हैकर से बच सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक एडिशनल सिक्योरिटी हो जाता है, जिससे आपके इंफॉर्मेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसके बाद आ जाते हैं कॉन्फिडेंशियली of information. Internet is a public platform. The site you visit, the things you search on it, the posts that you put on social networking site are all visible to public. But there must be some information like your credit card, credit history, of bank details, and mails details, mails, etc., which you do not want to make public. You want to keep this information confidential. आप अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स और अपनी मेल की इंफॉर्मेशन को आप शेयर नहीं करना चाहते. Similarly, your computer system on a private network, you would certainly want that crucial information is protected and not publicly visible. Confidentiality of information ensures that authorized users get access to सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टेड डेटा. मतलब कॉन्फिडेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, उनको अगर आप प्राइवेट नेटवर्क पर काम कर रहे हैं या पब्लिक नेटवर्क पर काम कर रहे हैं, तो जब आप इस तरह का काम अगर करेंगे, तो वो क्या होगा, लोगों के बीच में शेयर हो सकता है. तो उसको शेयर से बचने के लिए ये सारी चीजें लोग एक्सेस ना करें, उसके लिए आपको प्राइवेट नेटवर्क्स पर यूज करना होता है. ठीक है, और इसको ऑथराइज यूजर ही उसको यूज कर सके, इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी का इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं. ठीक है, जो कॉन्फिडेंशियल रहे हमारा डेटा, उसको हम लोग कॉन्फिडेंशियली, जैसे कि हम लोग बैंक डिटेल्स, हमारा आईडी, हमारा पासवर्ड, हमारा नाम, हमारी एज, हमारा एड्रेस,
ये सब कॉन्फिडेंशियल होता है, हम इसको पब्लिक के बीच में शेयर नहीं करा सकते, ठीक है। इसलिए आप फेसबुक में देखिए कि लॉक आता है, फेसबुक में आप लॉग कर दें अगर, तो फेसबुक जो क्या होती है, अरुण सर हैं अभी, यू आर नॉट टेकिंग क्लास टुडे, व्हाई, ओके राइट, अरुण सर सी इन द लैब, कंप्यूटर लैब। सो कॉन्फिडेंशियली जो है, कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो यही होती है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सेफ और सिक्योर रहे। इसके बाद आता है प्रैक्टिसेस टू एंश्योर कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या क्या करना चाहिए, यूज फायरवॉल वेयर पॉसिबल, फायरवॉल का यूज करना चाहिए। दूसरा, कंट्रोल ब्राउजिंग सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग, आपको ब्राउजिंग सेटिंग भी कर लेनी चाहिए, जो आप ब्राउज कर रहे हैं तो वो आपका ट्रैक ना करे। ब्राउजिंग प्राइवेटली वेरेवर पॉसिबल, प्राइवेटली ब्राउजिंग करना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट, कुछ भी आप इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे हैं उसके पहले आप केयरफुल हो जाइए, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन कोई शेयर नहीं करनी है जो पब्लिक हो जाए। पांचवा, एंश्योर सेफ साइट्स वाइल एंटरिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन, आपको हमेशा सेफ साइट पर जाकर ही अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी आपने कोई भी ब्राउजर का अपने ओपन किया और आपने वहां पर जाकर अपनी इंफॉर्मेशन को डाल दिया, तो ब्राउजर भी क्या होता है, कभी कभी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर लेता है। तो सेफ और सिक्योर ब्राउजर को ही आपको यूज करना चाहिए। जैसे रेडमी के फोन में आपका ब्राउजर पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं जो रेडमी का ब्राउजर है मैं उसको यूज कभी नहीं करता हूं, ठीक है। आपको यूज करना है तो आप गूगल यूज कर लीजिए, गूगल क्रोम यूज कर लीजिए। आप उसमें लैपटॉप में अगर यूज कर रहे हैं तो क्रोम का यूज, एज का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, लेटेस्ट ब्राउजर है एज, तो इसको आप यूज करिए। ये आपका डेटा जो है वो कहीं से भी आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके नहीं रखते, मतलब रखने का मतलब रखते हैं, ट्रैक कर सकता है, लेकिन सेफ और सिक्योर है ये, ठीक है। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का आप यूज कर रहे हैं तो एज का यूज करें, क्योंकि वो सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि आप अगर ब्राउजिंग कर रहे हैं तो एज का, माइक्रोसॉफ्ट एज का आप यूज करें, ठीक है, या गूगल क्रोम का यूज करें, और अपडेट करते रहें ब्राउजर को, जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन को कोई भी नुकसान ना हो सके। इसके बाद हम आते हैं केयरफुली हैंडल ईमेल्स। ईमेल्स में बहुत सारे मेल्स आपके पास आते होंगे डेली, आप अगर जीमेल चला रहे हैं तो देखिएगा थाउजेंड्स ऑफ मेल्स आर कमिंग रेगुलरली, और उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी मेल्स भी होती हैं जिसमें कुछ लिखा होता है कि हाँ भाई आप इतना जो है जीत गए हैं, इतना आपको इतना डॉलर्स आपको मिला है, तो और इस लिंक पर क्लिक करिए। तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह की फ्रॉड मेल्स भेजने हैं, और जैसे ही आपने उसको लिंक को क्लिक किया तो वो कहते हैं आपका आईपी एड्रेस, आपका लोकेशन, आपका नाम वाम सब ट्रैक करना शुरू कर देंगे, और 2 4 5 मिनट आपको पतेगा नहीं, पूरा का पूरा आपका सिस्टम दूसरी जगह जाकर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर लें। तो आपको जब ईमेल हैंडल करना है तो ईमेल्स में आपको सेफली हैंडल करना है। आपको जो पता नहीं है कि ये मेल कहाँ से आया है, तो आप उनको, जो ऐसी मेल्स हैं उनको आप ना तो ओपन करें और तुरंत उसको वहां से डिलीट करें। डू नॉट गिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और वायरलेस नेटवर्क ऑन वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क्स पर कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें। अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स, और पब्लिक कंप्यूटर जैसे आप गए कहाँ पर, आप तो लोग जाते नहीं हैं, हमारे समय हम लोग आज से 5 साल 7 साल पहले हम लोग इंटरनेट, हमारे पास मोबाइल जो थे वो एंड्रॉयड नहीं थे, और एंड्रॉयड मोबाइल होने से हम लोग क्या करते थे, कोई भी मेल वेल करनी होती थी तो हम लोग जाके बाहर ये करते थे, या स्कूल में ही हम लोग यूज कर लेते थे, ठीक है। और पब्लिक नेटवर्क्स का यूज हम लोग, पब्लिक कंप्यूटर्स का यूज नहीं करना चाहिए जहां पर बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, जैसे कि आपका जो कंप्यूटर्स के जो इंटरनेट कैफे होते हैं वहां पर जो है कैफे में जाके लोग, क्योंकि पब्लिक कंप्यूटर्स हैं और वहां पर बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो पब्लिक कंप्यूटर्स में क्या होता है कि लोग आपकी इंफॉर्मेशन को वहां पर, पता लगा आपने क्लोज कर दिया, आपने लॉग आउट नहीं किया और आप ऐसे क्लोज करके ब्राउजर चले आए, पता लगा उसने खोला तो आपका पेज ओपन हो गया, ठीक है। एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अतरा चुंगी के जाके एक लेफ्ट साइड में एक इंटरनेट कैफे है, तो मैं काफी साल पहले मैंने वहां पर मेल ओपन की और बाय मिस्टेक मैंने फेसबुक भी ओपन कर लिया। तो उसने क्या किया, फेसबुक में मेरी फेसबुक जब, और मैंने उसको लॉग आउट नहीं किया,
लॉग आउट नहीं किया तो मेरे बाद जो बंदा बैठा होगा उसने मेरे मैसेंजर से लोगों को मैसेज भेजने शुरू कर दिए। अब मैं देख रहा हूं कि वो मैसेज भेज रहा है, मैंने फिर क्या किया, अपने मैसेंजर से उसको भेजा कि एक मैसेज भेजा कि अगर आपने लॉग आउट नहीं किया तो मैं आपकी कंप्लेंट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो वही मैसेंजर वो भी यूज कर रहा, वही मैं भी यूज कर रहा हूं। वो अपनी एंड से कर रहा, मैं अपने एंड से कर रहा हूं। ठीक है, मतलब हूं मैं ही, लेकिन वो मैसेंजर से सेंड करे जा रहा है इंफॉर्मेशन। तो जब मैंने इस तरह का एक मैसेज डाला है तब उसने जाके वहां से लॉग आउट किया। तो जब मैं वापस पहुंचा हूं वहां पर तो कह रहे हाँ भैया, तो फिर उसने जो है इंफॉर्मेशन दी थी, मैंने उसका नाम पता किया, कॉन्टैक्ट नंबर और फोन लगाया, तो तब उसने फोन नहीं उठाया। ठीक है, ये काफी साल पुरानी बात हो गई है। तो कभी भी आप पब्लिक कंप्यूटर्स का आप यूज करें तो हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन को, ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करके आए। और अगर आपने फेसबुक या व्हाट्सएप या गूगल कहीं भी आपने लॉगिन किया है तो उसको लॉग आउट जरूर कर दें। ठीक है, ये बहुत बड़ा खतरा होता है कि हम लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर करा देते हैं लोगों के बीच में। अब आ जाते हैं हम लोग साइबर क्राइम पर, कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम इज अ क्राइम ऑफेंस दैट इज फैसिलिटेड बाय और involves the use of electronic communication और इंफॉर्मेशन सिस्टम। साइबर क्राइम एक क्राइम है जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज करता है। वो चाकू छुरा लेके नहीं जाता है साइबर क्राइम में, वहां पर कोई चाकू, कोई बंदूक, कोई इस तरह की कोई चीज नहीं होती। वहां पर केवल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स का यूज होता है। ठीक है, और including any electronic device, computer or internet. The term cybercrime in general term as covers crimes like phishing, credit card frauds, illegal downloading, industrial espionage, child pornography, cyberbullying, cyber stalking, cyber terrorism, creation and distributing of virus, spam and so on. इतनी कैटेगरीज होती हैं साइबर क्राइम। राइट, तो सबसे पहले आते हैं साइबर ट्रॉल्स और बुलिंग। साइबर ट्रॉल्स और साइबर बुलिंग क्या होती है? साइबर ट्रॉल्स रेफर टू अ पर्सन हु पर्पसली पोस्ट अपोजिंग और सैनकेटिक, ड्रीम डेमरिंग और insulting comments about something or someone with an aim of targeting a person online. किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे ट्रॉल हो जाते हैं ना लोग, ट्रॉल करते हैं ना लोग। ट्रॉल क्या मतलब कि जैसे अब पता लगा दीपिका पादुकोण जो है ट्रॉल हो गई थी अभी नशे के चक्कर में। ठीक है, कोकीन वगैरह खाती थी, हीरोइन खाती थी, और जो है ये जब नशे की आदत लोगों को पता लगी तो उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रोल करने का मतलब होता है उस पर कुछ आपत्तिजनक कमेंट्स करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रोल। ठीक है, सो the word troll can refer to a person also who is doing it, and it may refers to the derogatory comments posted by a troll. Trolling is a cyber crime and it is closely related to the cyberbullying. In fact, it is a form of cyberbullying. एक्चुअली ये एक साइबर क्राइम ही है। आप किसी को अगर आप आपत्तिजनक भाषा में अगर पोस्ट कर देते हैं, इवन फेसबुक पर भी आप अगर कुछ आपत्तिजनक भाषा में अगर आपने गाली लिख दी किसी को, तो वो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट लिखा सकता है और पुलिस उस पर कार्रवाई जरूर करती है। ये बात ध्यान रखना। पोस्टिंग एनीथिंग ऑन द पेज, और भले ही चाहे आपने वो पोस्ट अगर डिलीट भी कर दिया तो फेसबुक से डिलीट नहीं होता है। वो फेसबुक क्या होगा, गवर्नमेंट जो है, जो लोकल पुलिस है, वो आपके नाम एफआईआर करेगी और फिर फेसबुक को मैसेज भेजेगी कि इस बंदे ने इस आईडी से कितने पोस्ट हुए हैं, उसका रिजल्ट हमको दीजिए। तो पूरी कॉपी बना के प्रिंट आउट जो है आपकी स्क्रीनशॉट्स का पूरा भेज देगी पुलिस को, और उसके बाद पुलिस आपको उठाकर आपके 20 डंडे लगाएगी। ठीक है, तो कुछ भी जो है पोस्ट करने से पहले फेसबुक पर आप लोग आपस में अब्यूजिंग वर्ड्स भी यूज करते हैं, और धोखे से किसी ने अब्यूजिंग वर्ड का अगर एफआईआर लिखा दिया तो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो ऐसी चीजें बिल्कुल ना करें। क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, इट इज अ साइबर क्राइम। Cyber trolls refer to a person who purposely post opposing, secretive, demeaning or insulting comments about something or someone with an aim of targeting person online. The
Provocative message posted this way are also called troll. So the word troll can refer to a person also who is doing it, and it may refers to the derogatory comments posted by a troll. Trolling is a cyber crime. Trolling is a cyber crime. तो साइबर क्राइम है. अब आ जाता है साइबर बुलिंग. क्या होता है? साइबर बुलिंग occurs when someone uses the internet or cell phone, email, instant messaging, chat rooms or social networks such as Facebook or Twitter to harass, demean, embarrass or intimidate someone else. It is commonly as a crime committed by teens too. ये जो यंग जनरेशन है इस तरह के क्राइम करते हैं ज्यादातर. As they are growing access of electronic communication make it possible to make fun and ostracize others. The problem spreads like wildfire as the bully can hide behind the anonymity of the login identity while encouraging other kids to join the fun of harassing the victim. इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे बच्चे इस तरह का हैरेसमेंट करते हैं दूसरों का और लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि इनको हैरेस करिए. साइबर बुलिंग इज अ क्राइम गार्निंग फ्रॉम क्रिमिनल चार्जेस एज हैरेसमेंट, लाइबल, असॉल्ट एंड इवन टेररिज्म. In addition to the criminal charges, cyber bullies may also held responsible for the damage that do in a civil lawsuit where they may be ordered to pay for it. अब साइबर बुलिंग में भी वही है. आपने किसी को ऑनलाइन हैरेस किया, फोन कॉल करके हैरेस किया कि मुझे इतना पैसा दो, मुझे इतना पैसा चाहिए. आपने धमकाया किसी को, आपने कहा कि मेरे पास प्रूफ रखे हैं, मेरे पास आपकी फोन कॉल्स हैं, मेरे पास आपकी पिक्चर्स हैं, और आपने किसी को धमकाया. अगर उसने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड तो होता ही है सारा, अगर उसने रिकॉर्ड कर लिया ये सारी चीजें, तो फिर क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन को अगर उसने पुलिस कंप्लेंट किया तो आप फिर साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाएंगे और आपको वही चार्जेस लगेंगे जो किसी को फिजिकल असल्ट करने में लगते हैं. ठीक है, अगर फिजिकली आपने किसी को असल्ट किया उतना ही चार्ज लगेगा. अगर आपने फोन कॉल करके किसी को धमकाया, आपने मेल भेजकर किसी को धमकाया, आपने चैट में किसी को धमकाया, ठीक है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है. ठीक है, इसके बाद आता है साइबर स्टॉकिंग. दिस इज अ काइंड ऑफ ऑनलाइन हैरेसमेंट. अब देखो, आप लोगों को ये चीजें पता नहीं थी अब तक. ठीक है, इनको ध्यान से जान लीजिए क्योंकि ये गलतियां आजकल के टीनेजर्स बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, और ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत. पता नहीं लगता है कब कौन निपट जाए. ठीक है, पुलिस आके घर में खड़ी हो जाएगी और आप कहोगे तो हम तो घर से बाहर ही नहीं निकले. तो जब पापा भी कहेंगे घर से बाहर नहीं निकले, अब पापा भी कह रहे हैं, मम्मी भी कह रही है घर से बाहर नहीं निकला हमारा बच्चा, बच्चे ने तो घर ही में खेल कर दिया बैठे बैठे मोबाइल में ही. तो वहां पर क्या है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस पता होनी चाहिए कि व्हाट इज साइबर क्राइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये केवल इसलिए नहीं कि ये आपके चैप्टर में है, नो, व्हाट इज साइबर क्राइम ये आपको पता होना चाहिए. और मुझे लगता है कि जितने भी पेरेंट्स आज की डेट में हैं उनको ये बात, पेरेंट्स को भी पता होनी चाहिए कि क्या आखिर साइबर क्राइम है क्या. ठीक है, साइबर क्राइम है क्या, और बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए. उनको जाने अनजाने में वो गलती कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है. नाउ द साइबर स्टॉकिंग. This is a kind of online harassment where the victim is subjected to the barrage of online messages and emails. Typically, these stalkers know their victims, and instead of restoring to offline stalking, they use the internet to stalk. A cyber stalker relies upon the anonymity afforded by the internet to allow them to stalk their victim without being detected. इसमें क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग में बगैर डिटेक्ट हुए वो आपको मेल या इस तरह की कोई चीज भेज देंगे और आपको हैरेस करेंगे. ठीक है, और बगैर उनको ट्रैक किए हुए क्या होता है, वो लोग उसको चार्ज करते हैं, उसको परेशान करते हैं. ठीक, इसके बाद साइबर स्टॉकिस्ट ऑफन डू दिस टू ट्रबल देयर विक्टिम्स. ये सब काम करते हैं साइबर स्टॉकिस्ट. क्या करते हैं, they collect all personal information about the victim such as name, family background, telephone numbers of residence and workplace, daily routine of the victim, address of the residence and place of work, date of birth, etc.
साइबर स्टॉकर्स ये सारा चीजें कलेक्ट कर लेते हैं पहले। उसके बाद द स्टॉकर्स में पोस्ट दिस इंफॉर्मेशन फॉर ऑन एनी फिथी obscene or illegal website posing as if the victim is posting the information, और वो इस इंफॉर्मेशन को उठा के किसी ऐसी वेबसाइट पर डाल देते हैं जहां पर जिसको और ऐसा लगता है कि उसने ये चीजें, किसने, जो विक्टिम है उसी ने पोस्ट की हैं। पीपल ऑफ ऑल काइंड फ्रॉम nook and corners of the world who came across the information calling them the victim and his residence and workplace and many petty obscene regions। इसमें क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जब आपकी इंफॉर्मेशन फैल जाएगी तो कोई भी आपको कॉल कर लेगा, कोई आपके घर के बाहर खड़ा होकर आपको बुलाएगा, या रात में कहीं दरवाजे पे ईंट चला जाएगा कुछ, क्योंकि सबको सब कुछ पता लग गया है आपके बारे में। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो साइबर स्टॉकिंग करते हैं। सम स्टॉकर्स सब्सक्राइब ईमेल अकाउंट ऑफ द विक्टिम एंड इमूवेबल और इलीगल साइट्स बिकॉज ऑफ द विक्टिम स्टार्ट्स रिसीविंग सच काइंड ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल्स। कभी कभी साइबर स्टॉकिंग क्या करते हैं कि ऐसे अनवांटेड ईमेल्स और उसकी वेबसाइट को डाल देते हैं जिसको वो कभी यूज किया था, उसको वापस उसकी वेबसाइट्स को भेजना शुरू कर देते हैं कि आपने ये ट्रैक किया, देखिए आपने ये वेबसाइट यूज किया, आपने ये वेबसाइट यूज किया, और मैं आपकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरह के मैसेज भी वो भेज सकते हैं। स्टॉकर्स फॉलो देयर विक्टिम ऑन बोर्ड टू बोर्ड, दे हैंग आउट ऑन सम सोशल नेटवर्किंग साइट एज ए विक्टिम, many time posting notes to the victim, making sure that victim is aware that he or she being followed। साइबर विक्टिम ये भी काम करते हैं। उसके बाद स्टॉकर्स विल ऑलवेज मेक कांटेक्ट विद द विक्टिम्स थ्रू ईमेल हैविंग फ्रेंडली और थ्रेटनिंग कंटेंट। या तो ईमेल के थ्रू फ्रेंडली कंटेंट भेजेंगे या उनको थ्रेटनिंग कंटेंट भेजेंगे। The stalker many times uses multiple names when contacting the victim। और कई बार कई तरह के नाम बदल बदल के भी लोग फोन करते हैं, ठीक है, उनको परेशान करने के लिए। ये इतना काम होता है। इसके बाद स्प्रेडिंग रूमर्स ऑनलाइन। अब तो भैया ये सबसे बड़ी चीज है, स्प्रेडिंग रूमर्स। ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है कि आपने फोन कॉल करके बोल दिया कि भैया कंप्यूटर साइंस का पेपर आउट हो गया, ठीक है, ये क्राइम है। फोन पर बोला या आपने ऑनलाइन बोला, ठीक है। तो ये रूमर्स जो है, ये रूमर्स भी बड़ी खतरनाक है ऑनलाइन अगर आपने बोला। पीपल ऑफन थिंक दैट दे कैन मेक अ फेक प्रोफाइल विद सम डिफरेंट नेम एंड डू एनीथिंग ऑनलाइन एंड विल नॉट बी कॉट। कुछ लड़के जो है लड़कियों की वेबसाइट बना, फेसबुक अकाउंट बना लेते हैं लड़कियों के नाम से, और फिर क्या करते हैं, और स्कूल के लड़कों को परेशान करते हैं। ऐसा मैंने यहाँ पिछले 9 सालों में देखा है। कई यहाँ पर लड़के थे जिन्होंने लड़कियों के नाम से वेबसाइट, लड़कियों के नाम से फेसबुक पेज बना रखा था, और मैंने कई बार उनको देखा है। उन्होंने कई बार जो है लड़कों को परेशान करने की कोशिश की, ठीक है। और मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो पास आउट हो चुके हैं यहाँ से बच्चे, लेकिन इस तरह की हरकत हुई है स्कूलों में और ये होती है। तो इससे अवेयर रहना चाहिए। पीपल और क्या करते हैं, वो फर्जी लिंक बनाकर या फर्जी नेम बनाकर जो है जानते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। थ्रू सच फेक प्रोफाइल्स पीपल समटाइम्स इंडल्ज इन पोस्टिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल मीडिया और कमेंट्स दैट कुड हर्ट अदर्स और स्प्रेड रूमर्स दैट मे ट्रिगर पैनिक और हर्ट रिलीजियस sentiments of the people resulting into clashes and even riots। दंगे तक हो सकते हैं। आपने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन डाल दी। अभी आपने देखा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 को लागू किया गया, तो आर्टिकल 370 को लागू करने के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया वहां पर, क्योंकि ये सारे रूमर्स जो थे इंटरनेट पर बहुत तेजी से फैलते। तो गवर्नमेंट ने लगभग 3 महीने तक वहां पर इंटरनेट सर्विस को चालू नहीं होने दिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों के बीच में ये डर खत्म हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 370 को अच्छे कॉज के लिए हटाया था, केवल वहां की जो लोग हैं उनको परेशान या डराने के लिए नहीं, जबकि एक अच्छा कॉज था 370 का हटना। और लोग बड़े डरे हुए थे कि 370 में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज देखिए पूरा कश्मीर बड़े नॉर्मल तरीके से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। सभी जो है अच्छे से रह रहे हैं। और इवन आप देख रहे हैं जो फैसल शाह थे, आपने देखा फैसल शाह का नाम सुना है आपने? ही इज अ टॉपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उन्होंने वापस जो है रिजाइन कर दिया था इसके चलते, क्योंकि आईएएस टॉप किए थे वो,
और फैसल शाह, और उसके बाद जो था IAS उन्होंने रिजाइन दे दिया था, लेकिन उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था और वो दोबारा अब IAS बनकर इंडियन गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो रूमर्स जो हैं वो तेजी से फैलते हैं अगर इंटरनेट का आप यूज कर रहे हैं। स्प्रेडिंग रूमर्स ऑनलाइन इज अ साइबर क्राइम। अब देखना, लिखा है, क्लियर लिखा है, स्प्रेडिंग रूमर्स ऑनलाइन इज अ साइबर क्राइम एंड इट इज पनिशेबल ऑफेंस। पनिशेबल है, आपको सजा हो सकती है। एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ इंडिया, पब्लिशिंग सर्कुलेटिंग ऑफ रूमर्स स्पेशली हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स is a cyber crime and it may invite a fine with imprisonment extendable up to 3 years। 3 साल तक की सजा या आपको फाइन या दोनों चीजें हो सकती हैं। आपने कोई भी रूमर फैलाया, अब किसी ने डाल दिया भैया कि अरे वहां पर देखो ऐसा हो गया, वो गाय काट दी किसी ने और उसको मार के खा गए। अब पता लगा कि भैया राइट्स हो गया, दंगा हो गया, हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा हो गया, किसी ने फॉल्स इंफॉर्मेशन उड़ा दी, तो ऐसे में उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है, 3 साल की सजा हो सकती है, उस पर फाइन लग सकता है या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, रूमर फैलाना भी ऑनलाइन क्या है, एक साइबर क्राइम है। अब आते हैं कि रिपोर्टिंग साइबर क्राइम। रिपोर्टिंग साइबर क्राइम क्या है? मुझे लगता है टाइम ओवर हो चुका है, 11:44, और अब क्लास जो होगी वो मैं जब छुट्टी होगी तो मैं फिर क्लास नहीं लूंगा, और ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिर मैं रिवीजन करवाऊंगा फिर से। मैं जो पहला चैप्टर होगा आपका पाइथन, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन चैप्टर 1, मैं यहाँ से फिर से आपकी शुरुआत करूंगा। तो जो बच्चे अभी नए आए हैं, जो रिसेंट ज्वाइन किए हैं, या जिनको कुछ डाउट्स हैं, वो डाउट्स मैं यहाँ से क्लियर करता चलूंगा। जैसे ही ये चैप्टर